वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश कर दिया था। अब हम आज फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप टॉपिक देख रहे होंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके सारे जो रूल्स हैं, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो सारे आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। ये एक्सरसाइज में आपको डू योर सेल्फ में भी दे सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करवानी थी कॉन्सेप्ट वाइज, मैंने मेरे खुद सिलेक्टेड सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये समझाना था। इसके बाद आप कोई भी ग्रामर की बुक लेकर आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस चूज करके इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए, एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छी लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दैट मीन्स आप जिस भी चीज़ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, आपका परफेक्शन उसमें बढ़ता जाएगा। तो आपको क्योंकि टेंस आपने पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव आपने पढ़े हैं, तो सारा ही जो है सारे ही टॉपिक्स हैं वो आप तभी उसमें परफेक्ट हो सकते हैं जब आप उसको बार बार यूज़ मिले, बार बार आप उसको प्रैक्टिस करें उसकी, तभी आप उसका परफेक्शन जो है आपको मिल सकता है। और क्योंकि हम स्कूल में जैसे लास्ट ईयर हमारे था ना कि स्पोकन इंग्लिश भी चल रहा था, बहुत से बच्चों को स्पोकन इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यही सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी काम आते हैं। आपका टेंस पार्ट क्लियर है तो आप कोई भी सेंटेंस को टूटा फूटा ही सही आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आपकी वोकेबलरी वर्डिंग आपकी बहुत अच्छी है, तब भी आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम कर रहे हैं आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो होप सो कि जब मैं यहाँ सेंटेंस बनाऊँ, जब यहाँ सेंटेंस लिखूँ, तो वो उसका आंसर मुझसे पहले आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो चुका है। और मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर करवा रही हूँ वो सारी ही चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं आपकी नोटबुक्स में खुद चेक करूँगी, इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में भी मिलनी चाहिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। Mahesh said, comma, inverted comma, Meera is reading a book। आप समझ गए, टेंस पार्ट का है ये। क्या बनेगा इसका आंसर? महेश said that Meera was reading a book, was reading a book। सेकेंड हम ले लेते हैं। She said to him, comma, inverted comma, you are very busy। देखिए, प्रोनाउन का सेंटेंस आ गया यहाँ पे, said to him है। अब said to किस में चेंज होगा? told में। she told him that he was very busy। थर्ड देख लेते हैं हमारा। she said, comma, inverted comma, I want a dictionary, inverted comma, close
she said that I wanted, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किस में चेंज होगी, wanted में, I wanted a dictionary। आप देख रहे हैं हर सेंटेंस एक डिफरेंट रूल के साथ है। यहाँ पर इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, यहाँ पे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यहाँ पे वापस वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट सेंटेंसेस मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I have completed my work, inverted comma close, सेंटेंस बनेगा। फिर से प्रोनाउन के अकॉर्डिंग said to है, किसमें चेंज होगा, told me, he told me that, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट, ही, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किस में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नंबर 5 देख लेते हैं हम। Meera said to her father, comma, inverted comma, I visited my uncle yesterday। Remember that ये कौन सा सेंटेंस हुआ जहाँ पर हमने डिस्टेंस से रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ा था, ये वहाँ पर आ गए हम। मीरा टोल्ड हर फादर दैट शी had visited her uncle the previous day। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा the old woman asked me से ही पता चल जाना चाहिए कि अब हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव सेक्शन में। Do you live in that house? The old woman asked me, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, दैट से, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पर, इफ आई lived in that house। Number 7,
The teacher said to the boys, comma, inverted comma, do not make a noise. टीचर अक्सर कहते हैं ना, do not make a noise. क्या आएगा इसका? अब ये हम कहाँ पर आ गए? इम्पेरेटिव सेंटेंस में. The teacher ordered the boys not to make a noise. I said to Anand, comma, inverted comma, may you always be happy. Inverted comma, close. ये हमारा टॉपिक था ऑप्टेटिव का. I wished Anand that he might always be happy. यहाँ पर हमने सारे सेंटेंसेस हमारे टच कर लिए. सारे रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े थे वो सारे ही हमने टच कर लिए. यहाँ पर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक फिनिश हो रहा है. होप सो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं ये अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लें. थैंक यू. सुप्रभात विद्यार्थियों. जैसा कि हमने पूर्व प्रकरण में संधि प्रकरण में 6 क्लासें हो चुकी थी, जिसमें स्वर संधि और स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि और उसके प्रमुख नियम, उसके आधार पर अपन ने देख लिया था. आज हम विसर्ग संधि पर अपन बातचीत करेंगे. विसर्ग संधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके नियम क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उदाहरण देखेंगे. तो विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन के बाद तीसरा प्रकार है संधि का, विसर्ग संधि. और विसर्ग संधि का चिन्ह आता है ये. इस विसर्ग संधि के इस चिन्ह के साथ ही पता लगता है कि इसमें विसर्ग संधि है. अगर अन्यथा कहीं कहीं विसर्ग का लोप भी होता है और कहीं विसर्ग लगता भी है. ये हमें ध्यान रखना ही मुख्य है. तो स्वरों का स्वरों के मेल को स्वर संधि, स्वरों व्यंजन का स्वरों के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है. यहाँ कुछ हम नियम देखते हैं. तो जैसे दू धन गुण शब्द में दुर्गुण बना. इस प्रकार दुर्घटना, दू धन घटना, दुर्घटना शब्द बना. इस प्रकार तो यहाँ पर दू धन गुण, अगर ऊ के बाद अन्य कोई व्यंजन आता है तो र हलंत में बदल जाता है ना, विसर्ग. ये ध्यान रखना है. दू धन घटना में घ दूसरा आया तो यहाँ पर दुर्घटना शब्द बना. इसी प्रकार
निधन अक्षर, नि विसर्ग के बाद अक्षर शब्द जुड़ता है तो निरक्षर शब्द बना। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर नी ई के बाद में अगर अ आता है तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर ये र बन जाता है, निरक्षर शब्द बना। इस प्रकार दुस्साहस, दो विसर्ग के बाद साहस शब्द आता है तो दुस्साहस शब्द बना। तो यहाँ दो ऊ लगा है, विसर्ग से पहले ऊ है, इसके बाद अगर स आता है, स जो है हमारा कौन सा है, दंत वर्ण है ना, तो दंत वर्ण स आता है तो इस विसर्ग का स हलंत में बदलना, आधा स हो जाता है दुस्साहस। अगर दूधन परिणाम, दूधन परिणाम शब्द आ गया, दूधन परिणाम शब्द आ गया। अगर विसर्ग के बाद पहले क्या हो, ई या ऊ हो, और बाद में अगर प हो तो, या क या प हो तो वह प जो है तो वहाँ पर विसर्ग का श हलंत हो जाता है। ये भी नियम है हमारा, श हलंत। तो नया शब्द बनेगा दुष्परिणाम। इस प्रकार संधि प्रकरण के प्रमुख नियम हैं, इसके बारे में अपन आगे बढ़ें। तो नियमों में देखें, तो विसर्ग संधि, अब देखें विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में, स्वर संधि में क्या देखा था, स्वरों का स्वरों के साथ मेल था। व्यंजन संधि में क्या देखा था हमने कि व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल था, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन का भी हो सकता है। स्वर और व्यंजन दोनों का मेल विसर्ग के साथ होता है, वहां जो विकार उत्पन्न होगा, अर्थात विकार अर्थात या तो विसर्ग लगेगा या विसर्ग क्या होगा, हटेगा, तो वहां पर विसर्ग संधि कहते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में, ध्यान रखना, यदि पहले शब्द के अंत में, पहला शब्द क्या है, उसके अंत में विसर्ग ध्वनि आती है, विसर्ग लगा हुआ आता है, विसर्ग ध्वनि, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, दुख, इस प्रकार जो विसर्ग लगता है तो उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन, उसके बाद में जो स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, उनके साथ जो मेल होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आना, व्यंजन और स्वर का मेल होना, ऐसी स्थिति में प्राय कुछ न कुछ ध्वनि में विकार हुआ, अर्थात विकार होना, या तो विसर्ग का हट करके नया शब्द में परिवर्तन होना, विसर्ग के स्थान पर अन्य शब्द आना, वही विसर्ग संधि कहलाता है। संस्कृत में विसर्ग संधि से बने हुए शब्द बहुत हैं, बहुत से शब्द हैं जिनका हम प्रयोग आए दिन आज हिंदी भाषा में करते हैं। तो वे जो शब्द हैं संस्कृत से तत्सम शब्द है ना, फिर तद्भव, देशज, विदेशी, ये शब्द पढ़ते हैं अपन, तो जो तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, वो उससे बने हुए जो शब्द हैं और उनका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों होता है। आज जैसा भी हिंदी में प्रयोग होता है, विसर्ग संधि को जानना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत में जो विसर्ग संधि से बने हुए शब्द होते हैं और उनका प्रयोग हिंदी में होता है उनको, जैसे प्रातः काल, तो हम प्रातः काल में प्रातः काल नहीं लिखते, प्रातः काल लिखते हैं, प्रायः लिखते हैं, दुख लिखते हैं। ये जो शब्द हैं हिंदी भाषा में हम जैसे के तैसे ही उनका प्रयोग करते हैं, उनका अलग से कोई नियम नहीं रखते उनका शब्द हिंदी में, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है, जो संस्कृत भाषा जो है, उसी संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी हुई है। तो संस्कृत भाषा जननी है हिंदी भाषा की, तो उसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में भी संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब विसर्ग संधि के प्रमुख नियमों पर बात करें तो पहला नियम आता है, यदि विसर्ग से पूर्व, यदि विसर्ग से पूर्व क्या हो, अ हो। अब मनः आया,
और बाद में भी अ हो, बाद में अनुकूल का अ है, जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। दोनों का विकार किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। या फिर दूसरा भी देखें तो उसी के साथ, तो अ विसर्ग से पूर्व अ हो और इसके बाद कोई घोष व्यंजन, हमने पहले ही भी बताया था घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन घोष व्यंजन क्या है थोड़ा संक्षिप्त दे दें। घोष व्यंजन उसे कहा जाता है जो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे क, च, ट, त, प जो हैं उनमें अपना तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण आता है वो सब घोष वर्ण है, और पहला और दूसरा वर्ण आता है वो अघोष होता है। तो अ के बाद घोष व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व आते हैं तो ओ में बदल जाता है। दोनों नियम एक ही है, ये भी आए या फिर विसर्ग अ हो बाद में भी अ हो तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना। देखिए पहला मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल ओ हुआ, मनः धन बल या अ है और बाद में क्या आया घोष व्यंजन प, फ, ब हमारा तीसरा, यहाँ तीसरा तो मनः धन बल का मनोबल हो गया, तपह धन बल का तपोबल हो गया, अन्य धन अन्य का अन्योन्य हो गया, अन्य का अ और अ अन्योन्य हो गया, मनः धन विज्ञान का मनोविज्ञान हो गया, और मनः धन अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, तो मनः धन अभिराम मनोविराम। तो यहाँ दोनों नियम ध्यान रखने हैं कि एक नियम तो हमारा था कि विसर्ग संधि में अ पूर्व में अ हो, बाद में अ होता है तो भी ओ हो जाता है। यदि अ विसर्ग से पूर्व अ हो, बाद में कोई घोष व्यंजन हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व हो, वहां भी ओ होगा। दूसरा है कि अ के बाद यदि ई अथवा ए स्वर से शुरू होने वाले शब्द आते, ई अथवा क्या आता है विसर्ग से ई अथवा यदि अ के बाद, ये हमारा विसर्ग से पहले अ है और बाद में ई या ए अगर स्वर आते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है और अ ओ में नहीं बदलता है। यहाँ पर क्या था, अ के बाद में कोई तीसरा, चौथा, पांचवा घोष व्यंजन आ गया, य, र, ल, व आ गया तो यहाँ पर ओ में बदलता था, अ के बाद अ आया तो भी ओ में बदलता था, लेकिन अ के बाद ई या ए स्वर आया तो वहां पर ओ में नहीं बदलेगा। यहाँ पर ओ में न बदल करके आगे देखें तो अथः धन एव, तो यहाँ अतः हमने क्या देखा कि यहाँ पर अतः का अ है लेकिन बाद में क्या ए या ई आया तो उसके लिए अतएव शब्द बना, यश धन इच्छा यशच्चा शब्द बना। इस प्रकार यहाँ पर किसका ओ न होकर के, किसका विकार ओ न होकर के विसर्ग का ही विकार हो गया और विसर्ग हट गया और शब्द पूरा का पूरा आ गया, अतएव और यश इच्छा, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ जो है हमने प्रमुख दो नियमों के बारे में विसर्ग संधि के नियम देखे, आगे से तीसरे नियम के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। वेलकम टू बैक स्टूडेंट। ये जो 31 पार्ट स्टार्ट करूँगी मैं वो किसके बारे में रहेगा, वो जो 30 में रिमेनिंग बच गया था सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस देख रहे थे हम, उनका केमिकल कंपोजिशन से देख लिया था कि सेल वॉल जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वो चीज़ हमने देखी थी। अब नेक्स्ट आगे का लेंगे हम, यहाँ से नेक्स्ट 6 पॉइंट है परमिएबिलिटी। ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं हम, सेमी परमिएबल, आपको इससे रिलेटेड सारी टर्म्स आपको पता होंगी, पढ़ा चुकी हूँ मैं। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल, किसका मीनिंग क्या होता है आपको अच्छे से पता है। परमिएबिलिटी यानी अपने आर पार जो कर सकता है, तो यहाँ पे क्या था हमारा सेल वॉल और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे सेल वॉल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से पढ़ चुके पहले से हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिव परमिएबल, और ये जो होती है सेल वॉल वो क्या होती है, परमिएबल होती है। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल यानी सेलेक्टिव चीज़ों को पास थ्रू होने देगी और ये जो होगी वो परमिएबल होगी। अब ये चीज़ होने के बाद है हमारा फंक्शन, तो फंक्शन में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है और सेल वॉल का क्या काम है। तो सेल वॉल तो एक आउटलाइन मैं आपको बता देती हूँ पढ़ने से पहले कि सेल वॉल क्योंकि हार्ड होता है तो वो प्लांट सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, तो वो सिलेक्ट करता है या वो चूज़ करता है कि कौन सी चीज़ मेरे अंदर आएगी और कौन सी चीज़ मेरे अंदर से बाहर जाएगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट मेन फंक्शन इज टू होल्ड सेल्यूलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। बताया मैंने कौन सी चीज़ मेरे अंदर आएगी और कौन सी चीज़ इस सेल से बाहर निकलेगी, ये कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर साइड क्या है हमारा सेल वॉल।
सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये हार्ड होता है, मैंने बता दिया, आउटर कवर होता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी ताकि वो फिजिकली क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो आपको ये पूरा पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें और ये जो भी थे वो मैम ने पढ़ाए हैं और जो हमने सुने हैं और हमको समझ में भी आए हैं। तो आपको ये टेबल बनाओगे ना, तो टेबल के वजह से आपको क्या होगा, सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा कि मेन चीज़ तो यही पढ़ी हमने सारा, इन सबको हमने डिटेल में जाके पढ़ा बहुत ज़्यादा। अगर डिटेल इतना सारा एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मेन चीज़ आप याद रखते हो ना, तो इसके ऊपर आप पेज भर के भी लिख सकते हो। अगर आपको मेन टेबल याद है तो आप आगे का सारा बना के लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको टेबल ही याद नहीं है, तो टेबल याद नहीं रहेगी तो वो पूरा 10 पेज जो हमने पढ़ा है वो सारा आपका दिमाग में से डिलीट हो जाने वाला है। अब है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इसका मेन फंक्शन तो एक पॉइंट में आ गया है ना, फिर भी इसका डिटेल में पढ़ने जाए तो इसका क्या क्या काम हो सकता है। द सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इनर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, केमिकल एंड एंट्री ऑफ जर्म्स को एंटर होने से बचाता है। उसके बाद के मैकेनिकल इंजरीज को रोकता है, और उसके बाद हमारे इनर कंटेंट को वो प्रोटेक्ट करता है। कौन? सेल वॉल। इसके बाद इसका सेकेंड फंक्शन है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू रिजिड सेल वॉल टू द एरियल पार्ट्स। यहाँ पर जो भी रिजिड सेल होती है, सेल वॉल होती है, उसके एरियल पार्ट्स को वो मैकेनिकल क्या देता है, सपोर्ट देता है, फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड डिफाइनेड शेप एंड साइज ऑफ टू द सेल। सेल वॉल जो होता है वो हार्ड आउटर कवर होता है, तो वो सेल को क्या देता है, पर्टिकुलर फिक्स शेप या साइज देता है, क्योंकि वो हार्ड आउटर कवर है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, सेल वॉल ऑफ रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट के ऊपर भी क्या होगी, सेल वॉल होगी। तो रूट की सेल वॉल का काम है कि उसके अंदर वो अलाउ करता है वाटर को, और वाटर के साथ साथ सॉइल वाले मिनरल्स को भी वो अलाउ करता है। नेक्स्ट है, इट प्रिवेंट अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द सेल। अनड्यू एक्सपेंशन का मीनिंग होता है जो उभार क्रिएट होते हैं, वो जो होते हैं वो इसको प्रिवेंट करता है सेल वॉल। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, सुबेरिन एंड क्यूटीन प्रेजेंट इन सेल वॉल प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ वाटर। सुबेरिन और क्यूटीन जो कि सेल वॉल को बनाने वाला केमिकल कंपोजिशन है, तो इसकी वजह से क्या प्रिवेंट होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। अगर सुबेरिन और क्यूटीन की सेल वॉल है तो अंदर वाला वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह से वाटर इवापोरेशन को वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्योंकि सुबेरिन और क्यूटीन क्या होता है, ये क्या करेगा, अपने अंदर जो भी लाइट आएगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ताकि लाइट अगर अंदर कम से कम आएगा तो अंदर वाला पानी ड्राई नहीं होगा या इवापोरेट कम होगा। इट हेल्प कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन इंट्रासेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट। यानी ये जो करता है, हेल्प करवाता है बैलेंस करवाने में इंट्रासेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट। ओपी पढ़ चुके हैं हमें ना, ऑस्मोसिस, वही जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, या हायर टू लोअर की तरफ जो होता है, तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन बना के रखता है, सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो इंट्रासेल्युलर होता है सेल के अंदर, वो प्रेशर उससे कंट्रोल में रहता है, बैलेंस में रहता है। ठीक है, अब है एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे कुछ, उस एक्टिविटी से आप समझोगे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मो का मीनिंग क्या है, सेल के लिक्विड के ऊपर वाला कवर, प्लाज्मो, और लाइसिस का मीनिंग है उसका कम हो जाना या श्रिंक हो जाना। कैसे क्या होता है आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट प्लाज्मोलाइसिस अकर ओनली इन लिविंग सेल। कैसे होता है देखना। रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, फ्रेश रियो लीव्स। रिहो क्या है, रियो डिस्कलर एक प्लांट होता है, आपने स्कूल कैंपस में देखा हो, या आपके ऑर्नामेंटली आपके जो पॉट होते हैं, पॉटेड प्लांट, उनमें भी कभी देखा होगा। रियो एक प्लांट होता है, सबने देखा होगा। उसकी एक साइड की जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है ऊपर, और नीचे जो होता है उसका सरफेस जो होता है वो पर्पल होता है, यानी कि डिस्कलर। इसलिए इसको पूरा नाम नहीं दिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रियो डिस्कलर प्लांट। रियो डिस्कलर मतलब एक ही प्लांट की लीव्स में, एक ही लीव्स में दो कलर है, ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट पे दो लीव्स है और दोनों में अलग कलर। एक लीव्स की सरफेस जो है ऊपर वाली वो कैसी है, ग्रीन, और नीचे वाली सरफेस जो है वो पर्पल है, तो उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, रियो डिस्कलर। एक ही प्लांट की लीव्स में दो कलर होना। वाटर, शुगर, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको, तो रियो डिस्कलर की लीव ले लो,
वाटर ले लो, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, या तो शुगर सॉल्यूशन लो या सॉल्ट ले लो, ग्लास स्लाइड लो, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप, नीडल, फाइन ब्रश, ड्रॉपिंग, बॉइलिंग एपेरेटस, ब्लॉटिंग पेपर, ये सारे तो एपेरेटस है, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लो। उसके बाद में प्रोसीजर क्या है, टेक आउट अ पील फ्रॉम द पर्पल कलर्ड साइड ऑफ रियो लीप। मैंने बताया ना, लीप के ऊपर तो ग्रीन होता है और उसी लीप के नीचे पर्पल कलर होगा, तो आप उस पर्पल वाले पार्ट को क्या करना है, आपको पील ऑफ कर देना है। पील ऑफ का मतलब हटा देना है हल्का सा। कलर्ड साइड ऑफ रियो लीप बाय ट्विस्टिंग एंड टीयरिंग, वो ट्विस्टिंग या टीयरिंग की हेल्प से उसको पील ऑफ कर दो नीचे वाली पर्पल पार्ट को। माउंट द पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब वो जो पील पार्ट था, माउंट द पील, वो पील पार्ट जो निकाला अलग से, वो निकाले हुए सेपरेट पार्ट को हम किस पे रखेंगे, स्लाइड पे रखेंगे, उसके ऊपर ड्रॉप डालेंगे किसकी, पानी की, उसके ऊपर फिर अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन में मिलेगा द सेल्स ऑफ रियो पील आर क्लोजली पैक्ड, इस तरह से क्लोजली का मतलब है बहुत ज़्यादा पास, 1 2 3 4 5 6 ये सारी सेल्स दिख रही है ना, इन सेल के बीच में आपको किसी तरह का इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं दिखेगा। इंट्रासेल्यूलर स्पेस बिटवीन देम मतलब ये कि इनके बीच में किसी तरह का आपको स्पेस नहीं दिख रहा है। तो इनके बीच में अगर स्पेस नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोजली पैक है ये सारी। द सेल्यूलर कंपोनेंट्स अपीयर पर्पल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्पल पिगमेंट, इसका जो सेल्यूलर कंपोनेंट है वो पर्पल कलर का है, इसलिए इसका कलर मतलब इसके अंदर पर्पल पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट तो है ऊपर वाली सरफेस में, नीचे वाली सरफेस में पर्पल पिगमेंट की होने की वजह से ये पर्पल कलर का दिखता है। द लीप पेल कंटेन्स ग्रीन कलर्ड ग्रेन्यूल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये तो पता है हमको, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, मतलब दोनों चीज़ें होगी। प्रोसीजर अब क्या होगा, नाउ पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लिप पील ऑन द स्लाइड। अब इस जो हमने लिप पील लिया है उसको आपको किस में रखना है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में रखना है। शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, उस सॉल्यूशन में आपको उसको माउंट कर देना है ऑन द स्लाइड। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये टर्जिड सेल थी, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या हुआ। ऑब्जर्वेशन, द सेल कंटेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल, वहाँ का अंदर का जो सेल वॉल था या सेल कंटेंट था वो पूरा अंदर के अंदर क्या हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे ये जो सेल दिख रही है आपको, पहले आप डायग्राम देख लो, आपको पढ़ने वाला जो मैटर है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहली स्थिति ऐसी थी, पहली पोजीशन जो था वो ऐसा था, नॉर्मल सेल थी। जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, जब उसको सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखा, तो धीरे धीरे ये जो अंदर वाला लिक्विड है ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ वॉल से सेपरेट होता जाएगा। ये जो बाहर वाली ये क्या है, सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल से क्या होगा, सेपरेट होके बीच में श्रिंक होगा। श्रिंक होते होते ये देखो इस पोजीशन में सी में ये ज़्यादा श्रिंक होने वाला है, और डी पोजीशन में श्रिंक होके श्रंकन बॉल का फॉर्मेशन बना दिया। मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला सेल लिक्विड जो था वो सब बाहर निकल गया। वो पहले से हम पढ़ चुके हैं, जैसे आप किसी ग्रेप्स को, अंगूर को आप सॉल्ट या शुगर के सॉल्यूशन में रखते हो तो वो पिचक जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो सेम पोजीशन इसके साथ भी हुई, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस हुआ, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो प्लाज्मा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटे होने को क्या बोलते हैं हम, लाइसिस। तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि सारा लिक्विड बाहर चला गया। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये श्रिंक होके बीच में श्रंक हो गई, यानी श्रंकन बॉल का फॉर्मेशन बना दिया। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगी। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, नॉर्मल प्लांट सेल बी से डी क्या हो रहा है, सक्सेसिव स्टेज इन श्रिंकिंग ऑफ द सेल कंटेंट प्रोटोप्लाज्मा फ्रॉम द सेल वॉल। पूरा प्रोटोप्लाज्मा सेंटर में आ गया। नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी, तब तक इसका डायग्राम बना के होमवर्क में लेके आना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन। इसके अंदर हमने ग्लोसरी वर्ड देख लिए थे। उसके बाद सोशल सिनेरियो ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, 1789 से पहले वहाँ का सामाजिक परिदृश्य क्या था, किस प्रकार से वहाँ की जो समाज थे उनको 3 स्टेट में बांट रखा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और जो टैक्स और ये लिया जाता था वो किससे लिया जाता था, थर्ड स्टेट से लिया जाता था। और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको प्रिविलेज यानी कि इम्पोर्टेंट कुछ प्रिविलेज, विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिसको वो क्या करते थे, एंजॉय करते थे। अब जो अपना नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है वो है बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का बैकग्राउंड, क्रांति के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्रांति स्टार्ट हुई थी, कौन कौन से रीज़न थे, उसको अपन देखते हैं। ये जो रीजन्स मैं पढ़ा रही हूँ ये आपने वीडियो में देख लिए हैं,
सेम उसी से रिलेटेड है। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है, फर्स्ट वाले वीडियो को, तो ये आपको आज आसानी से समझ में आ जाएगा। Louis XVI of the Bourbon dynasty ascended the throne of France in 1774 at the age of 20। देखो क्या दे रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सुनना क्या दे रखा है। लुईस 16 कौन सी डायनेस्टी का था? बर्बन डायनेस्टी का था। एसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। वह सिंहासन पर कब बैठा था? 74 एज ऑफ 20, जब उसकी एज कितनी थी? मात्र 20 साल की थी। अंडरलाइन करना है इसको। ही वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोनेट। ठीक है, उसकी जो शादी हुई थी वो किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मेरी एंटोनेट से। द न्यू किंग फेस्ड एन एम्प्टी ट्रेजरी एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन। क्या दे रखा है? जब यह राजा लुईस 16 सिंहासन पर बैठा था तो उसको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी थी? एम्प्टी ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? खजाना। जो उनका खजाना था वो क्या हो गया था? उस समय खाली हो गया था, तो ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी थी। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये लेसन स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था लुई 15 जिसने क्या किए थे? कंटिन्यू फाइटिंग की थी, कंटिन्यू युद्ध किए थे। तो उस समय उनका जो पूरा ट्रेजरी था, जो खजाना था, वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। और उसके बाद जब लुईस 16 सिंहासन पर बैठता है तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही थी कि उसका जो खजाना था वो उसको क्या मिला था? खाली मिला था। एक्सटेंडेड वॉर्स हैड रिजल्टेड इन अ फाइनेंशियल ड्रेन ऑफ फ्रांस। दे रखा है यहाँ पर एक्सटेंडेड वॉर्स, बहुत ज़्यादा युद्ध करने के कारण से उसका परिणाम क्या लिखा? उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। दिस ड्रेन वॉज एडेड टू बाय द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लग्जरियस कोर्ट एट द ह्यूज प्लेस ऑफ वर्साई। वर्साई कहा जाता है इसको, वर्साइल कहा जाता है, यानी कि एक महल था वर्साइल का। अब वहाँ पर वो बहुत बड़ा महल था, ह्यूज का मतलब क्या होता है? विशाल महल। और वहाँ पर लग्जरी का मतलब क्या होता है? बहुत आलिशान कहते, अपन कहते हैं ना लग्जरी ट्रेन, लग्जरी बस भी होती है, तो उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो ऐसा आलिशान उनका जो महल था उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। उसके कारण से भी उनका खजाना क्या हो रहा था? धीरे धीरे खाली हो रहा था। लुईस 16 had helped the 13 American colonies to achieve their independence from Britain, which was their common enemy। देखो उसके बाद लुईस 16 ने क्या किया था? 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज थे, कॉलोनीज का मतलब होता उपनिवेश, उनकी मदद की थी उनको ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में। क्या दे रखा है यहाँ पर? जो उनके कॉमन शत्रु थे, ऐसे 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस यानी कि फ्री कराने में उनकी मदद की थी। किससे फ्री कराने में? ब्रिटेन से। This war had burdened France with more than $1 billion livre debt that had already risen to more than $2 billion livre। देखो क्या दे रखा है? This war, ये जो युद्ध हुआ था, यानी कि जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थे उनको फ्री कराने के लिए जो युद्ध हुआ था, उस समय क्या दे रखा है? बर्डन फ्रांस विथ मोर देन $1 billion। बिलियन का मतलब क्या होता है? बहुत सारा जो उस समय लीवर है, उनकी जो करेंसी थी, इतना कह सकते हैं इतना बर्डन उनके ऊपर आ गया था बिलियन लीवरे का। उसके बाद उस समय यानी कि बिलियन लीवरे का उनके ऊपर बोझ आ गया था, इतना उनके ऊपर कर्जा हो गया था। और उस समय उनके ऊपर 2 बिलियन का तो ऑलरेडी उनके ऊपर कर्जा था, यानी कि 2 बिलियन का तो कर्जा था। उसके बाद और बहुत सारे बिलियंस उसके अंदर ऐड हो गए थे। यहाँ पर पर्टिकुलर आपको डिजिट नहीं दे रखी थी, इतना कर्जा उनके ऊपर हो गया था। लैंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज अ रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब क्या होगा? लैंडर्स जिसने स्टेट को कर्जा दे रखा था, अब ऐसा होता है ना, स्टेट को चलाने के लिए स्टेट को भी कर्जा लेना पड़ता है, तो जिस लैंड ओनर ने स्टेट को कर्जा दे रखा था वो भी क्या करने लगे थे? जो उनकी कहते हैं ना आप लोग परसेंटेज, जो आप पैसे उधार देते हो उसके ऊपर कितना % ब्याज लेते हो, तो उन्होंने भी ब्याज कितना लेना स्टार्ट कर दिया था? 10% इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। The French government was compelled to spend an increasing percentage of its budget on the interest payment alone। अब उनके पास मतलब कि कोई उपाय ही नहीं था कि वो किस प्रकार से इन खर्चों को कम करे, और उनका जो भी पैसा आता था वो किस में चला जाता था? वो इंटरेस्ट देने में ही ख़त्म हो जाता था। The state was forced to increase taxes to meet its routine expense। इसके कारण से उन लोगों ने क्या किया? फ्रेंच के जो भी बड़े बड़े लोग थे उन लोगों ने क्या किया? इंक्रीज टैक्स, जो लोगों से टैक्स लेते थे उसको बढ़ा दिया था। मीट इज रूटीन एक्सपेंसेस। क्या दे रखा है? रूटीन एक्सपेंसेस, यानी कि रोज़मर्रा की जो आपकी आवश्यकताओं की चीज़ें होती है उनके ऊपर उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया था।
such as the maintenance cost of the army, the court, government offices and universities. अब उनके लिए ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि जो आर्मी है उसको मेंटेन करना। अब आर्मी को तो मेंटेन करना, क्योंकि युद्ध तो किसी भी समय हो सकते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, क्षेत्र विस्तार के लिए ही युद्ध करते थे बार बार। तो मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़, इन सबको भी मेंटेन करने के लिए इनके पास उस समय कुछ नहीं बचा था। हाउएवर दिस मेजर्स प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट। अब ये इनके जो ये काम कर रहे थे उससे सब लोग क्या हो गए थे, इनसफिशिएंट नहीं रहे थे कि ये काम जो हो रहा है, यानी कि लुई 16 के शासन में जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इन द 18th century the French society was divided into 3 states, among which only the members of the third state were paid tax। क्या दे रखा है, फ्रेंच सोसाइटी उस समय 18th century में 3 स्टेट में डिवाइडेड हो गई थी, उसमें विच ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। उसमें जो थर्ड स्टेट के लोग जो थे, बिजनेसमैन, पीजेंट, जो भी पर्सन उसके अंदर इंक्लूड थे, वही लोग क्या करते, पेड टैक्स देने का काम करते थे। द फ्रेंच पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। देखो क्या हो गया था उस समय, और क्या प्रॉब्लम हो गई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली, लगभग 23 मिलियन कब थी, 1715 में थी, और 1789 तक उनकी पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी। Increasing population led to greater demand of food grains, the production of which could not increase or fulfill the demand. As a result, the price of bread, the staple diet of majority, rose sharply। देखो क्या हुआ उस समय, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ साथ फूड ग्रेन्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी डिमांड, यानी कि फूड ग्रेन्स की जो उत्पत्ति हो रही थी वो ज़्यादा, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा था वो ज़्यादा नहीं हो रहा था। द प्रोडक्शन ऑफ विच कुड नॉट इंक्रीज, दे रखा है यहाँ पर, जो भी अनाज उत्पन्न होता था उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। टू फिलफिल द डिमांड, एज ए रिजल्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड, ऐसे में क्या हुआ, वहाँ पर जो खाना खाया जाता था, ब्रेड जिसको पाव रोटी कहते थे, द स्टेपल डाइट, वहाँ के लोगों का मुख्य खाना वही था, दे रखा है, द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज शार्पली, यानी कि उसकी रेट अचानक से बढ़ गई थी। ऐसा हो गया था कि बहुत लोगों के भूखे मरने लग गए थे, ऐसे अवसर आ गए थे। इसके ऊपर ऐसा कहा भी जाता है, लुई 16 की जो महारानी थी मेरी एंटोनेट, जब उससे लोगों ने कहा कि हम लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही थे, तो उसने क्या आंसर दिया, अगर आप लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही तो आप केक खाइए, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था कि, क्योंकि वो इतनी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रहती थी, उसको शान शौकत में एंजॉय करने में, उसी में उसने बहुत सारा। एक कारण ये भी है कि लुई 16 के जो पतन का जो कारण आता है या क्रांति का जो कारण आता है, उसमें मेरी एंटोनेट भी आती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खर्चे करवाए थे और वो किसी की भी बात मानना करना नहीं करती, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात लोगों को बोल दी थी, अगर आपको रोटी नहीं मिलती है तो आप केक खाइए। वर्कर्स वर मोस्टली एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप एंड देयर वेजेस वर फिक्स्ड बाय द ओनर। दे रखा, जो भी लोग काम करते थे वो अपने अपने वर्कशॉप पर काम करते थे, उनके वेजेस यानी कि उनकी जो भी पेमेंट होता था वो फिक्स होता था। दिस वेजेस डिड नॉट इंक्रीज इन प्रॉपर्शन इन द इंक्रीजिंग प्राइस। अब क्या हो गया था, देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइन एक लिख रखी है, जैसे जैसे किसी प्राइस कि कोई भी मार्केट में कोई चीज़ मिल रही है, अगर उनकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो आपकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। अगर आपको सैलरी उतनी ही मिल रही है और उधर रेट बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उन चीज़ों को कैसे खरीदेंगे, आपको हो सकता है उसके लिए कर्जा लेने पड़े। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, दिस वेजेस डिड नॉट इंक्रीज, यानी कि उनको जो वेज मिलता था, जो सैलरी मिलती थी, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीजिंग प्राइस। लेकिन किसके समानुपात में कह सकते हैं, प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी लेकिन उनकी वेजेस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। Therefore the gap between the poor and the rich become wider। अब यहाँ पर अमीर और गरीबों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, गरीब बहुत गरीब हो गए थे, अमीर बहुत अमीर हो गए थे। The situation become rose whenever drought or hail reduced the harvest। अब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा कब हो गई थी, जब क्या हुआ था, ड्रोट सूखा पड़ गया था, और हेल का मतलब होता ओले, जब ओले पड़ गए थे और सूखा पड़ गया था, उस समय अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। All this led to a substantial crisis that occurred frequently in France during an older regime। ये कह सकते हैं कि यही सारी समस्याएं थी जो वहाँ पर पुराना शासन चलता था उसके समय उन लोगों को फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एन एंड टू प्रिविलेजेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।